से आप सभी लोग एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। हम लोग उत्तराखंड फाउंडेशन की जो क्लासेस देख रहे हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। कल सैटरडे संडे आपकी मैथमेटिक्स की 2 दिन आपकी मैथ्स की क्लास आएगी उत्तराखंड एसआई के रिगार्डिंग, उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। साथ साथ ही हमारे फाउंडेशन क्लासेस चल रही हैं। कुछ बच्चों की क्वेरीज थी कि सर जो पुरानी हिस्ट्री आपने कराई वो देखें या वर्तमान वाली देखें। देखो, अगर आपने पढ़ा नहीं है आप स्टार्ट करें तो वर्तमान वाली देखना, प्रेजेंट वाली, क्योंकि ये अपडेट के साथ है। इसमें जो मैं तथ्य करा रहा हूँ ये मैंने पहले नहीं कराए हैं, स्पष्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम पे वो मेरा भी पहला या नया एक प्रकार से आपका अनुभव या एक्सपीरियंस कह सकते हैं। उस समय पे उतना ज़्यादा आइडियाज़ नहीं थे बच्चों, और किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, क्या रहेगा, कुछ नहीं था, नॉर्मली रैंडमली पढ़ा दिया गया था, ठीक है। लेकिन वर्तमान में जो क्लासेस चल रही हैं वो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होंगी। देख लेना आप आने वाले एग्जाम में जिस तरीके से यूके ट्रिपल एससी ने अपना पैटर्न बना दिया, ठीक है। और जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपके ज्ञान पे आधारित ही होंगे, यानी आपको नॉलेज होगा तो ही अगर आप उसको सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज आप ऊपर ही पढ़ोगे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। देखिए, लास्ट टाइम पे हमने पंवार राजवंश जो था, गढ़वाल का परमार या पंवार, कई बच्चे, एक बच्चा लिख रहा था कि सर पंवार नहीं परमार राजवंश। देखो, इतिहासकार पंवार राजवंश भी लिखता है, इतिहासकार परमार राजवंश भी लिखता है। उत्तराखंड में पंवार या परमार ये एक ही राजवंश के लिए दोनों शब्द का मतलब दोनों वर्ड्स का यूज हुआ है, ये ध्यान रखना, कोई अलग नहीं है। कुछ इतिहासकार उसको परमार लिखते हैं, कुछ उसको पंवार लिखते हैं। हम इस बहस पे फिलहाल नहीं जाएंगे। अब देखना, जो हमने लास्ट टाइम पे पढ़ा था जो व्यापार था पंवार राजवंश के समय, अब हम उसमें देखेंगे बाह्य व्यापार। क्या बाह्य रूप से व्यापार होता था या संभव था? बिल्कुल होता था बच्चों, ठीक है। अगर क्वेश्चन ये पूछता है, स्टेटमेंट बेस्ड ध्यान देखना, कि जो तिब्बत या हूणियों के साथ पंवार राजवंश का व्यापार होता था, सही है गलत है? बिल्कुल सही है। बाह्य व्यापार में ये लोग जो व्यापार करते थे बच्चों, ये हिमालय के जो उत्तरी भाग हैं या पार हिमालयन जो क्षेत्र अर्थात जो तिब्बतियन क्षेत्र, वहां से इनका व्यापार चलता था। और ये ऐसा नहीं है कि पूरे उत्तराखंड से वहां व्यापार होता था। इस राजवंश के जो उत्तरी भाग में बसे हैं, लाइक जो नीति घाटी में हैं, जो अपने आप में माणा घाटी में है, जो नेलंग घाटी में है, इन इलाकों में जो बसे हुए लोग थे, बेसिकली ये क्या करते थे बच्चों, वस्तु विनिमय प्रणाली, यानी जो एक्सचेंज करते थे वस्तुओं को, उसके माध्यम से तिब्बत के साथ क्या होता था, इनका हूण देश के साथ व्यापार होता था। वहां से भेड़, बकरी, घोड़े, अपने आप में ऊन आदि इस प्रकार की वस्तुएं लाते थे, और यहां से कुछ आभूषण में लगने वाले वस्तुएं या कुछ इस तरीके की वस्तु का एक्सचेंज करते थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये मान के चलिए कि हूण देश के साथ बाह्य व्यापार पंवार राजवंश में होता था, ठीक है। यानी उत्तरी सीमांतक लोगों द्वारा भोट देश से व्यापार होता था, ठीक है। लिखो, उत्तरी सीमांतक देश द्वारा, उत्तरी सीमांतक यानी उत्तर की जो सीमा है, यानी उत्तराखंड की नॉर्दर्न सीमा है, ठीक है, के लोगों द्वारा तिब्बत के साथ व्यापार भी लिख सकते हो, या हूण देश के या हूण व्यापार भी लिख सकते हो, या अपने आप में भोट देश से व्यापार लिख दो, ठीक है। भोटांतिक जो प्रदेश था, भोट देश से व्यापार होता था। अब आप कहोगे सर भोट देश से व्यापार का मतलब जो भोटांतिक प्रदेश था, ठीक। अब देखो बच्चों, इसमें ध्यान रखना आपको, ये जो व्यापार था इसको कहते थे पार हिमालयी व्यापार, यानी हिमालय के पार से जो व्यापार होता था उसको बोलते थे पार हिमालयी व्यापार। क्योंकि जब आप सुने भी रहोगे ना तब आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, कोई भी आप नॉर्मल सा बताइए, आप खुद ही सोचिए, अगर कभी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है, क्या ये लोग व्यापार करते थे, नहीं करते थे? बिल्कुल करते थे। इसको पार हिमालयी व्यापार बोलते थे। और बेसिकली जो उत्तरी सीमा पे बसे हुए लोग थे गढ़वाल राजवंश में, पंवार राज में, उनका भोट देश से क्या होता था, व्यापार होता था। इस व्यापार को संपन्न कराने में बेसिकली 2-3 प्रकार की कैटेगरी थे। एक, जैसे आपने माणा सुना होगा, चमोली में माणा घाटी में, यानी जो माणा घाटी में मारछा, माणा घाटी के मारछा लोग इसका व्यापार करते थे। इसी के साथ आपने नीति घाटी सुनी होगी, वहां के नितवाल व्यापार करते थे। देखो, ये लोग बेसिकली व्यापार करते थे, ठीक है। नीति घाटी में कौन व्यापार करता था बच्चों? नितवाल। और तीसरा आ गया बच्चों नेलंग घाटी, नेलंग घाटी, ठीक है। ये तीन जो हैं अपने आप में, और यहां से करते थे बच्चों जाड़ लोग, ठीक है। ये आपका जनरल जीएस का, उत्तराखंड जीएस का क्वेश्चन भी बनता है कि ये कहां पे रहते हैं। इनके द्वारा, या के द्वारा लिख दो, ठीक है। ये आप समझ जाओगे, बेसिकली इन लोगों के द्वारा भोटांतिक प्रदेश के साथ व्यापार किया जाता था, जिसमें माणा घाटी की, नीति घाटी की और नेलंग घाटी, माणा और नीति चमोली में पड़ता है, नेलंग घाटी उत्तरकाशी में। तो जाड़ उत्तरकाशी में रहते हैं, नितवाल और मारछा, इन लोगों के द्वारा भोटांतिक या हूण देश के साथ क्या किया जाता था, व्यापार किया जाता था, ठीक है। अब देखो, व्यापारिक वस्तुएं क्या होती थी, मेरे को लिखाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तिब्बतियन जो इलाका था बच्चों, वो ठंडा प्रदेश है, हिमालय पार हिमालयी देश है। वहां पे लगभग वर्ष भर अपने आप में क्या देखने को मिलेगी, आपको बर्फबारी देखने को मिलेगी, यानी आपको स्नोफॉल होता रहता है वहां पे। तो वहां पे गर्म वस्तुएं, जैसे
से ऊन हो गया, या भेड़ है, या बकरियां हैं, घोड़े हैं, या इस तरीके से आप ले पसम है, ऊनी सामान है, नमक है, सुहागा है, या कस्तूरी है, चंवर है, या इस प्रकार की चीजें आयात करते थे। तो नोट करके लिखो आयातित वस्तुएं, कभी, ताकि आपको एक मोटा मोटा अनुमान रहेगा। ठीक है, नोट आयातित वस्तु, आयात मतलब जो हम वहां से मंगा रहे थे, किस चीज का आयात होता था वो लिख लीजिए। ठीक है, ज्यादा लिखने मैं लिखूंगा नहीं, आयात में लिख लीजिए आप ऊन, ऊन लिख लीजिए। ठीक है, इसके अलावा पसम लिख लीजिए, ऊन पसम, अब लिखने की जरूरत नहीं है मेरे को, आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, इसके अलावा ऊनी सामान, कोई भी ऊनी सामान हो गया, नमक लिख लीजिए, इसके अलावा भेड़ लिख लीजिए, बकरी लिख लीजिए, घोड़े लिख लीजिए, इसके साथ साथ कस्तूरी लिख लीजिए, और इसके साथ ही चंवर एक चीज होती है वो लिख लीजिए। ये बेसिकली इनका ही आयात करते थे। और यहां से जो निर्यात होता था बच्चों, यानी जो हमारे क्षेत्र से ये क्या करते थे, इसके मैदानी भागों वगैरह में आते थे, वहां से लोग क्या करते थे, चीजें ले जाके वस्तु विनिमय करते थे। निर्यात में बेसिकली देखोगे बच्चों, जो आभूषण होता है ना, आभूषण, आभूषण के लिए मूंगा ले जाते थे। तो लिखो आभूषण के लिए मूंगा, आभूषण के लिए मूंगा, फिरोजा तथा सिक्के, आभूषण के लिए मूंगा, फिरोजा तथा सिक्के। ठीक है, मूर्तियों के लिए पीतल, मूर्तियों के लिए पीतल, इसके अलावा तांबा तथा तांबा आदि ले जाते थे। ठीक है, तांबा आदि ले जाते थे। ठीक, तो बेसिकली यहां से बच्चों ये निर्यात होता था, यानी आभूषण के लगने वाले सिक्के हो गए या अपने आप में इस टाइप की चीजें, ये यहां से क्या करते थे, निर्यात करते थे। अब देखो, क्योंकि ये जो व्यापार था बच्चों, ये बहुत ही अपने आप में एक प्रकार से समृद्ध व्यापार था, वस्तु विनिमय पर आधारित था। ये ध्यान रखना ही, व्यापार किस चीज पे आधारित था, वस्तु विनिमय। समझते हो ना, वस्तु विनिमय, आपके पास जो वस्तु है आप वो दोगे और जो सामने वाले के पास है उसके बदले एक्सचेंज करोगे। ठीक है, यानी एक्सचेंज हो जाता था, ऐसा नहीं कि पैसे में व्यापार होता था, क्योंकि मुद्रा वगैरह प्रचलित थी ही नहीं उस समय पे। ठीक, अब याद रखना ये व्यापार काफी संपन्न रहा बच्चों, बहुत ही होड़देश के साथ ब्रिटिश जो पंवार राजवंश है उसका व्यापार बहुत संपन्न अपने आप में स्टेज में था। साथ ही साथ ये भी आपको ध्यान रखना है कि इनके जो बहुत कुछ लोग खास व्यापारी होते थे, मित्र बोला जाता था उनको। ठीक है, तो ये आज भी हमें देखने को मिलता है, अगर आप इतिहास की किताबें पढ़ेंगे तो बहुत सी चीजें। लेकिन हुआ क्या, जब ब्रिटिश सरकार के द्वारा यहाँ अपने आप पर रूल किया जाने लगा, यानी पंवार राजवंश में जो पहला पंवार का जो पार्ट था, यानी टिहरी रियासत से पूर्व का जो पार्ट था, उसका जब एंड पोर्शन था बच्चों, ठीक है, लास्ट में, उसके बाद ब्रिटिश सरकार के द्वारा जब यहां पर रूल किया जाने लगा तो उन्होंने भी कुछ चीजें की बच्चों। ब्रिटिश सरकार द्वारा जॉर्ज बोगल के अधीन और एक के सेंटनर्स के अधीन एक व्यापार मिशन तिब्बत भेजा गया। वो बहुत पहले भेजा गया था, वो 1774 के आसपास भेजा गया था। वो दोनों ही क्या रहे बच्चों, फेल रहे, यानी विफल रहे। उस समय में ब्रिटिश सरकार, क्योंकि उत्तराखंड में तो आई नहीं थी, लेकिन भारतवर्ष में तो था ही उसका नियंत्रण, तो ब्रिटिश सरकार द्वारा 2 असफल मिशन तिब्बत यात्रा पर भेजे गए। तो लिखो, नोट करके लिखो, ब्रिटिश सरकार द्वारा 1774 के आसपास, यानी 1774 और 1783 में, देखो ब्रिटिश सरकार द्वारा 1774 में जॉर्ज बोगल के अधीन, जॉर्ज बोगल, ठीक है, जॉर्ज बोगल के अधीन तथा 1783 में 1783 में के सेंटनर्स के अधीन एक व्यापारिक मिशन, यानी एक व्यापार मिशन तिब्बत भेजा गया, जो कि कुछ अपने आप में असफल रहा। ठीक है, ये व्यापार मिशन था बच्चों जो तिब्बत की यात्रा पे गया था। ठीक है, ब्रिटिश सरकार द्वारा क्या किया गया था, व्यापार मिशन तिब्बत भेजा गया, तो अपने आप में सफल नहीं रहा, असफल रहा। ठीक है, उसके बाद हुआ क्या, ब्रिटिश सरकार जैसे यहाँ पर आई, उत्तराखंड यानी हमारे इस क्षेत्र में उन्होंने रूल किया, तो उन्होंने एक ट्रेड रेगुलेशन 1893 के तहत एक मतलब अपने आप में प्रावधान लाया, और वो ये लगा कि तो भारतीय व्यापारियों को उन्हें व्यापारिक सुविधाएं दी। ठीक है, लिखो, ब्रिटिश सरकार द्वारा ट्रेड रेगुलेशन 1893 के तहत भारतीय व्यापारियों को व्यापारिक सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। ठीक है, भारतीय व्यापारियों को व्यापारिक सुविधाएं उपलब्ध कराएगी, किंतु तिब्बती व्यापारियों द्वारा इसे न मानने के कारण यह भी असफल रहा।
मतलब उतना ज्यादा सफल नहीं रहा, किंतु तिब्बती व्यापारी, क्योंकि यहाँ के लोगों को तो व्यापारिक सुविधाएं दे दी गई, अब जिसके साथ व्यापार करे उसको सुविधा नहीं मिलेगी तो वो क्यों आपसे व्यापार करेगा। दो लोग व्यापार कर रहे हैं तो वो तो चाहते हैं ना समान एक प्लेटफॉर्म पे व्यापार हो, यहाँ के लोगों को सुविधाएं मिल गई वहां के लोगों को नहीं मिली तो उन्होंने नहीं माना। ठीक है, तो नॉर्मल लिखो ट्रेड रेगुलेशन 1893 के तहत यहाँ ब्रिटिश सरकार द्वारा ये मतलब जो यहाँ के हैं व्यापारियों को, यानी जो अपने आप में भारतीय व्यापारियों को व्यापारिक सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। उसके बाद जब ये असफल रहा बच्चों ये भी, क्योंकि तिब्बतियों ने इसको माना नहीं, तो 1904 में कर्नल यंग्स बैंड के अधीन एक मिशन तिब्बत भेजा गया और उसने कई चीजें की, उसके बाद ही व्यापार बहुत संपन्न हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है, लिखो 1904 में, सन 1904 में, सब ब्रिटिश के द्वारा हो रहा है। ठीक है, सन 1904 1904 में कर्नल यंग्स बैंड के अधीन एक व्यापारिक मिशन तिब्बत भेजा गया। कर्नल यंग्स बैंड के अधीन एक मिशन तिब्बत भेजा गया जिसने क्या क्या प्रावधान किए बच्चों। ठीक है, एक मतलब ये एक कर्नल यंग्स बैंड के अधीन एक व्यापारिक मिशन तिब्बत भेजा गया। ठीक है, लिखो एक व्यापारिक मिशन तिब्बत भेजा गया, यानी इसके अधीन एक व्यापारिक मिशन तिब्बत भेजा गया और इसने कुछ प्रावधान किए बच्चों जिससे कि दोनों देशों के बीच व्यापार बहुत संपन्न हुआ। इसने क्या किया, पहले तो ये दलाई लामा को जो वहां पे रेजिडेंट था जहां पे वो रह रहे थे उसके जो ऑफिस में है उसने क्या किया, ट्रेड रेगुलेशन हेतु हस्ताक्षर, यानी दोनों के बीच ट्रेड का जो रेगुलेशन होगा भारत और तिब्बत के बीच, उसके लिए इन्होंने दलाई लामा जहां पे रहते थे उसको चुना, वहां पे हस्ताक्षर किए। तो ठीक है, तो पहला पॉइंट लिखो, मतलब लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे आप नॉर्मली सुन लो, ये आएगा थोड़ा ना, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन यही आएगा, तो इसमें ध्यान रखना। इन्होंने क्या किया, कर्नल यंग्स बैंड ने जो तिब्बत भेजा गया था उसमें पहला पॉइंट क्या था, दलाई लामा के रेजिडेंट को नए ट्रेड रेगुलेशन के हस्ताक्षर के लिए अधिकृत किया गया। ठीक है, यानी दलाई लामा का जो रेजेंट था जहां वो रह रहे थे, वो मतलब दलाई लामा वाली जो टीम थी उनके ही जो रेजेंट था वहां पर हस्ताक्षर के लिए उसको अधिकृत किया गया, किसको, कि हमारा ट्रेड रेगुलेशन हो रहा भारत के साथ। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या किया बच्चों, मुफ्त व्यापार स्वीकृत किया गया। इसमें क्या किया, मुफ्त व्यापार, फ्री ट्रेड, कोई भी व्यापार कर सकता था भारत और तिब्बत के बीच। ठीक है, मुफ्त व्यापार इसमें स्वीकृत किया गया। साथ ही साथ बच्चों सीमा शुल्क की समाप्ति की गई, यानी जो बाउंड्री में आने जाने पे सामान पे टैक्स लगता है वो समाप्त कर दिया गया, सीमा शुल्क समाप्त कर दिया गया। ठीक है, इसको क्या कर दिया गया बच्चों, सीमा शुल्क को समाप्त कर दिया गया, किसने, इसी अपने आप में मिशन ने। ठीक है, और साथ ही साथ व्यापारिक मंडियां तथा ट्रेड एजेंट की भी नियुक्ति की गई। ठीक है, लिखो व्यापारिक मंडियां स्थापित की गई, व्यापारिक मंडियां स्थापित तथा एक अधिकारी के साथ एक ट्रेड एजेंट होता था नियुक्त किया गया। ठीक है, तो ये इसका काम क्या होता था, बेसिकली ट्रेड के बारे में देखरेख करना था। तो कर्नल यंग्स बैंड का संबंध किस चीज से है अगर कभी पूछता है तो भारत तिब्बत व्यापार से संबंधित था। ये ध्यान रखना, 1904 में इसने ये चीजें, इसे प्रावधान लाए। लेकिन जब 1962 में आजादी के बाद चीन के द्वारा यहाँ पर आक्रमण किया गया तो तिब्बत के साथ जो परंपरागत व्यापार था बच्चों वो क्या हो गया, बहुत हद तक प्रभावित हुआ, यानी अपने आप पे बहुत परेशानी में रहा। ठीक है, इतना ही लिखना है। अब आता है बाह्य व्यापार के अलावा बच्चों जो दूसरी चीज है वो माइनिंग। क्या इस राज्य में या ब्रिटिश जब परमार राजवंश यहाँ पर रूल कर रहा था, क्या खनन भी प्रचलित था, क्या खनन से संबंधित कुछ धातुएं यहाँ पे चलती थी। अगर पूछता है कि खनन यहाँ पर था या नहीं तो बिल्कुल था बच्चों। यहाँ पर कुछ चीजें देखने को मिलती है माइनिंग में। पहला तो यहाँ पे देखना पड़ता है, खानों से तांबा तथा लोहा खोदकर वह कच्ची धातु को गलाकर यहाँ पे जीविका उपार्जन किया जाता था, यानी अपने आप में जो उनकी जीविका होती थी। खनन में क्या होता था, लिखो खानों से तांबा तथा लोहा खोदकर, तांबा तथा लोहा खोदकर, खानों से तांबा तथा लोहा खोदकर वह कच्ची धातु को गलाकर भी जीविकोपार्जन यहां पर किया जाता था। ठीक है, वह कच्ची धातु गलाकर, जीविकोपार्जन यहां पर किया जाता था और इन चीजों का निर्यात भी किया जाता था। ध्यान रखना, ठीक है, धातुएं क्या होती थी, निर्यात भी होती थी। तो बिल्कुल आप ये नहीं कह सकते थे कि माइनिंग नहीं थी, बिल्कुल थी बच्चों। खनन भी होता था, तांबे और लोहे को खोदकर कच्ची धातुओं को गलाकर जीविकोपार्जन यहां पर किया जाता था। ठीक है, इसके लिए
एटकिंसन एक जगह बनाते हैं, ये आपका चमोली में पड़ता है बच्चों, नागपुर या देवलगढ़ पट्टी के आसपास, ये पड़ता है धनपुर की खाने। एटकिंसन ये मानता है कि धनपुर की खाने पूरे राज्य में तांबे के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध थी। तो नोट करके लिखो, एटकिंसन ने धनपुर की खानों को तांबे के लिए सबसे प्रसिद्ध माना। एटकिंसन ने धनपुर की तांबे की खाने राज्य में सबसे प्रसिद्ध मानी। धनपुर की, चमोली में पड़ती थी, ठीक है, चमोली नागपुर पट्टी के आसपास, धनपुर की तांबे की खाने सबसे प्रसिद्ध मानी, सबसे प्रसिद्ध। ये मैं नहीं कह रहा बच्चों, ये कौन कहते थे? इतिहासकार एटकिंसन साहब, ठीक है। ये कौन कहता था? एटकिंसन। उन्होंने ये माना कि जो धनपुर की खाने हैं ये क्या है बच्चों, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है पूरे राज्य में तांबे के लिए, ठीक है, ये ध्यान में रखना अपना। इसी के साथ साथ बच्चों लोहा भी यहाँ पे, जैसे मल्ली, दसौली या अपने आप में चांदपुर गाड़ी या इन जगहों पे लोहे की भी खाने अपने आप में, या लोहा पर्याप्त मात्रा में मिलता था, हमें इतना जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डोबरी भी एक जगह थी, वो भी तांबे के लिए नोट करके लिखो, डोबरी भी तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध था। डोबरी भी तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है। अब देखना बच्चों, कुछ इसमें जो हमारे परंपरागत रूप से जो ये चीजें काम करते थे वो कौन कौन होते थे, ये आपने ध्यान रखना। कभी कभी पूछ देता है कि इस काल में इसका संबंध किस चीज से था, तो आपको यहां से क्या करना है बच्चों, कुछ नोट करके एक पॉइंट लिखना है इसमें। धोनी या धुनार कौन होता था बच्चों? सोना धुलाई का कार्य करता था, ठीक है, लिखो धोनी, या इसी को धुनार बोलते थे, ये सोने को सोना धुलाई का कार्य करता था ये। अब आप कहोगे सर उस टाइम सोना कहाँ से आया? बच्चों ये माना जाता है कि जो अलकनंदा और ये जो नदियां हैं, मंदाकिनी और ये जो इस टाइप की है, रामगंगा वगैरह, वेस्टर्न रामगंगा, इनकी जो रेत है उसमें सोने के कण मिलते थे, ऐसा बताया जाता है, ठीक है। अब कहाँ से मिले, क्या मिले, क्यों मिले, कहाँ से बह के आई, अभी तक किसी को ज्यादा उतना आइडिया है नहीं, तो मुझे कहाँ से होगा, ठीक है। तो देखो धोनी या धुनार सोना धुलाई का बेसिकली कार्य करता था, ये इसमें खनन। तो आपको इस पूरे पॉइंट से ये पता चला कि खनन था। आप ये नहीं कह सकते हो कि माइनिंग थी ही नहीं पंवार राजवंश में, बिल्कुल थी बच्चों, ठीक है। खनन का भी आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। इसके बाद आता है बच्चों शिल्प तथा उद्योग। अगला लिखो शिल्प तथा उद्योग, शिल्प तथा उद्योग, ठीक। अब देखना बच्चों, शिल्प तथा उद्योग भी अपना सिर्फ और सिर्फ जीविकोपार्जन का साधन था, ठीक है। तो लिखो शिल्प तथा उद्योग केवल जीविकोपार्जन का साधन था, अपना कमाने के लिए, अपना भरण पोषण करने के लिए, ऐसा नहीं कि वो व्यापार उसको हम लोग कहें। तो लिखो शिल्प तथा उद्योग केवल जीविकोपार्जन का साधन था, ठीक है। अपना एक बार मतलब पेट भर जाए उतना बहुत है, कोई व्यापार नहीं करना है। इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी आते हैं बच्चों, जैसे भवन निर्माता, जैसे इस काल में जो भवनों का निर्माण करता था उसको बोलते थे वोड। भवन निर्माताओं के लिए जो शब्द यूज हुआ है उसको बोला गया वोड, ठीक है। भवन निर्माताओं के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया? वोड। इसके अलावा चमड़ा कमाकर जूते बनाने वाला बोला गया बाड़े, ठीक है। लिखो चमड़ा कमाकर जूते बनाने वाला, चमड़ा कमाकर जूते बनाने वाले को बाड़े या चर्मकार बोला गया, ठीक है। लिखो इसके आगे लिखना चमड़ा कमाकर जूते बनाने वाला, चमड़ा कमाकर जूते बनाने वाला, ठीक है, पूरा लिखना, बाड़े या चर्मकार। इसके अलावा बच्चों रूढ़िया होता था। ये रूढ़िया किसको बोलते थे? जो बांस होता है ना, बांस देखा होगा आपने, बांस या रिंगाल से घरेलू भांड बनाने वाला, ठीक है। रूढ़िया लिखो बांस अथवा रिंगाल से घरेलू भांड बनाने वाला, यानी घरेलू जो चीजें होती हैं अपने आपका, जैसे टोकरी वोकरी ये सब चीजें लिखी होंगी ना आपने, उसके लिए रूढ़िया शब्द हुआ है। तो लिखो बांस ऑब्लिक रिंगाल से घरेलू भांड बनाने वाले के लिए रूढ़िया शब्द प्रयोग किया गया। इसके अलावा कास्ट, यानी कास्ट के जो बर्तन बनते थे या भांड बनते थे उसके लिए चिमियार या काष्ठकार भी बोला गया, ठीक है। लिखो चिमियार या काष्ठकार, चिमियार, इसी को काष्ठकार बोलते थे, ठीक है। लिखो काष्ठकार कौन होता था? लिखो काष्ठ से काष्ठ भांड बनाने वाले को चिमियार या काष्ठकार बोलते थे। इसके अलावा जो एक कोली शब्द यूज हुआ है जो कि भांग के वस्त्र बुनने वाला था, ठीक है। भांग होता है ना, उसके वस्त्र बुनने वाले को या और उसके तेल को पहनने वाले को कोली कहते थे, ठीक है। तो लिखो कोली, भांग के वस्त्र बुनने तथा तेल, कोली भांग के वस्त्र बुनने तथा तेल पेरने वाले को कोली कहा जाता था, ठीक है। इसी के अलावा औजी या दर्जी बोलता था वस्त्र सिलने वाले को। लिखो औजी ऑब्लिक दर्जी वस्त्र सिलने वाला कहलाता था, ठीक है। देखो औजी ऑब्लिक दर्जी किसको बोलते थे? वस्त्र सिलने वाले को औजी ऑब्लिक दर्जी के रूप में जाना जाता था, ठीक है। बाकी लोहार लोहे का काम करेगा, सुनार सोने का काम करेगा, ये आपको पता ही है, ठीक है। इसके साथ जो वो होता है मदिरा, मध, तो मध्य निर्माता और विक्रेता को कलाल कहते थे, ठीक है। लिखो मध्य निर्माता व विक्रेता, मध्य निर्माता व विक्रेता
कलार। ठीक है, कभी कभी ना जब किस्मत खराब होती है तो ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, हम पढ़ते नहीं है, पता लगा वहां मैचिंग में आ गया, कोई भरोसा नहीं है यहाँ पे अब, क्योंकि स्कोप ही नहीं, इतना सब कुछ पूछ दिया इन लोगों ने एग्जाम में। अब आप ही लोग पढ़े हैं, हाथ आपसे ही पूछना है इसने जो भी पूछना है। ठीक है, इसके अलावा लास्ट लिखो, झूला बांधने तथा नाव चलाने वाला धुनार या नाविक कहलाता था। ठीक है, धुनार या नाविक किसको कहते थे बच्चों? धुनार, और या इसी को नाविक बोलते थे। झूला बांधने तथा नाव चलाने वाला, झूला बांधने तथा नाव चलाने वाले को धुनार ऑब्लिक नाविक बोला जाता था, ये आपको पता चल गया। ठीक है, इसके साथ क्या इस राजवंश में मुद्राएं थी? नहीं थी बच्चों। अगला लिखो, मुद्राएं, मुद्राओं का अभाव था, मुद्राओं का अभाव था। ठीक है, मुद्राएं नहीं थी, केवल जो भी थी ताम्र मुद्राएं, केवल कुछ मात्र में ताम्र मुद्राएं, केवल कुछ मात्र में ताम्र मुद्राएं थी। और सबसे प्राचीन किसकी है इस वंश में? लखन देव की, मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, लिखो इसके नीचे एक पॉइंट लिखो, लखन देव की मुद्रा सर्व प्राचीन है इस काल में। ठीक है, लखन देव की मुद्रा सबसे प्राचीन, लखन देव की ताम्र मुद्रा सबसे प्राचीन, लखन देव की ताम्र मुद्रा सबसे प्राचीन, सबसे प्राचीन थी बच्चों इस काल में। किस काल में? जो अपने आप में आता है। तो मुद्राओं का अभाव था, तो ये राजा की विपन्नता का ही सूचक है। क्यों? क्योंकि अगर मुद्रा नहीं तो इसके पीछे कई कारण थे। एक तो बच्चों ये लोग बहुत ज्यादा दान वगैरह पे विश्वास करते थे, तो मुद्रा वगैरह हो ही नहीं पाई। दूसरा, एग्रीकल्चर लैंड इतना ज्यादा था नहीं, व्यापार वगैरह इतना होता नहीं था, व्यापार जो भी होता था वस्तु विनिमय प्रणाली पे होता था, तो मुद्राओं का वैसे ही स्वाभाविक रूप से अभाव होना तय था। ठीक है, इसके बाद आता है बच्चों एक लास्ट पॉइंट, भूमि माप एवं भार माप। ठीक है, लिखो, भूमि माप एवं भार माप, वेट या जो अपने आप पर लैंड का जो मेजरमेंट करते थे, किससे करते थे? इसके समय में भूमि माप की सबसे बड़ा इकाई जूला थी बच्चों। ठीक है, लिखो, जूला भूमि माप की सबसे बड़ी इकाई, भूमि माप की सबसे बड़ी इकाई। अगर जूला क्या है पूछता है तो भूमि माप की सबसे बड़ी क्या थी? इकाई थी। ठीक है, इसी के अलावा मुट्ठी जो होती थी बच्चों, वो भूमि माप की सबसे छोटी इकाई, भूमि माप की सबसे छोटी इकाई। लिखो, भूमि माप की सबसे छोटी इकाई क्या होती थी बच्चों? मुट्ठी होती थी। ठीक है, जो जूला होता था बच्चों वो दो प्रकार का होता था, एक चौखुंटा जूला बोलते थे, एक को चक्र जूला बोलते थे। ठीक है, जो जूला होता था वो दो प्रकार का होता था। ठीक है, लिखो, जूला दो प्रकार से होता था, एक को बोला गया चौखुंटा जूला। ठीक है, एक को बोला गया क्या? चौखुंटा जूला, दूसरा को बोला गया चक्र जूला। ठीक है, दो प्रकार के थे, चौखुंटा जूला और चक्र जूला। इसके मेजरमेंट अलग अलग थे। जैसे चौखुंटा जूला जो था बच्चों वो 16 यानी 16 दोण बीच का होता था, तथा इसका 8 दोण अधाली कहलाता था। ठीक है, 16 दोण भी एक मापक यंत्र है। ठीक है, दोण 16 दोण का होता था बच्चों, क्या? चौखुंटा जूला, यानी 16 दोण बीच का होता था, और इसका अधाली आधा होता था। ठीक है, बीच का क्या होता था बच्चों? अपने आप पर चौखुंडा जूला। दूसरा होता था चक्र जूला, जो कि 4 दोण बीच का था। ठीक है, चक्र 4 दोण बीच का, बीच में जो सीट्स होते हैं ना उसमें दोण भी उसको मापने वाला था। जैसे 4 दोण आए तो तब जाके एक चक्र जूला बनता था, 16 दोण आए तो तब जाके एक चौखुंटा जूला बनता था। तो जूला सबसे बड़ी इकाई थी बच्चों किसकी? इसको मेजरमेंट की। ठीक है, किसको? जो अपने आप में भूमि मापन। ठीक है, तो भूमि माप की अगर इकाइयां देखोगे, सबसे बड़ा जूला खा लिखो, भूमि माप की इकाइयों का क्रम लिखो, सबसे बड़े से छोटे की ओर, भूमि माप की इकाइयों का क्रम, भूमि माप की इकाइयों का क्रम बड़े से छोटा। सबसे बड़ा होता था बच्चों जूला। ठीक है, उस समय पे जूला था सबसे बड़ा। उसके बाद आता था तो खार, बीसी और भार। लिखो, खार, बीसी व भार, खार, बीसी व भार, ये सब क्या है बच्चों? भूमि माप की इकाई, यानी जूला, खार, बीसी, भार। ठीक है, इसका दोण और पाथा और मुट्ठी। लिखो, दोण, पाथा, मुट्ठी, दोण, दोण के बाद आता था पाथा, नाली। ठीक है, उसके बाद मुट्ठी। तो मुट्ठी सबसे छोटी इकाई थी, पाथा को नाली भी बोला जाता था। ठीक है, तो अपने आप में ये इसकी भूमि माप की सबसे क्या थी बच्चों? इकाई। सबसे बड़ा पूछता है तो जूला, उसके बाद मुट्ठी। और कई जगह बच्चों ये भी मिलता है, एक चुखड़ी भी मिलता है, जो कि मुट्ठी की तरह सबसे छोटी भूमि माप की इकाई थी। ठीक है, नोट करके लिखो, एक चुखड़ी संभवतः, चुखड़ी संभवतः, नोट करके लिखना, चुखड़ी संभवतः भूमि माप की मुट्ठी की तरह सबसे छोटी इकाइयों में से एक थी। ठीक है, लिखो, चुखड़ी संभवतः भूमि माप की सबसे छोटी इकाइयों में से एक थी। ठीक, ये था बच्चों आपका एक महत्वपूर्ण पाठ, जिसमें हमने बाह्य व्यापार, मुद्रा
पंवार राजवंश की, इसके अलावा जो अपने आप में आता है आभूषण वगैरह जो भी थे, साथ ही साथ जो भूमि मापने के जो यंत्र वगैरह प्रयोग होते थे वो हमने कवर किया। इसको एक आध बार रिवाइज करना, आप रिवाइज करोगे आपका काम इसमें इजीली क्या हो जाएगा, बन जाएगा। ठीक है, उसको सही तरीके से एक बार देख लेना। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपकी समझ आई होंगी। इसको सही तरीके से रिवाइज करने के बाद आप आराम से इसको पढ़िए, आपका काम बहुत अच्छे से होगा। ठीक है, मेहनत करते रहिए बच्चों, कभी ना कभी मिल जाएगी सफलता। फिर मिलता है अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।